प्लैनेट्स की किस्मत उस स्टार से बहुत गहराई से जुड़ी होती है जिसका वो ऑर्बिट करते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन हमारी किस्मत तय करता है। जैसे जैसे हमारा सन बदला है, वैसे ही हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स पर लाइफ की संभावना भी बदली है। उनकी हिस्ट्री दिखाती है कि हैबिटेबिलिटी एक बहुत नाजुक बैलेंस है जो हमेशा नहीं टिकता। सिर्फ एक प्लैनेट है जिसने अपना पानी और हैबिटेबिलिटी बचा कर रखी है, और वो है अर्थ। अर्थ के बारे में सबसे खास बात है इन कंडीशंस की स्टेबिलिटी कि अर्थ अपने सरफेस पर ओशनिक कंडीशंस को अपनी पूरी हिस्ट्री में बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बनाए रखने में कामयाब रही है, और इसी वजह से अर्थ पर इतनी शानदार बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मुमकिन हो पाया। अर्थ एक बहुत स्पेशल जगह है, यूनिवर्स में इकलौती जगह जहां पक्के तौर पर लाइफ मौजूद है। ऐसा होने के लिए किसी प्लेनेट पर सिर्फ लिक्विड वाटर का आना ही काफी नहीं, बल्कि लिक्विड वाटर का वहां टिके रहना भी जरूरी है, और यही अर्थ का जादू है। हमारे प्लैनेट के साइज और जियोलॉजी की बदौलत एटमॉस्फेयर काफी स्टेबल रहा है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जिसने उस अनमोल पानी को बचाए रखा है जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व हो पाई है। लाइफ ने खुद को इस प्लैनेट के ढांचे में बुन लिया है। और कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को ऐसा आकार दिया है कि अब लाइफ खुद उस एटमॉस्फेयर को बनाए रखती है जो हमारे नाजुक इकोसिस्टम की हिफाजत करता है। लेकिन जैसे जैसे सन गर्म हो रहा है, अर्थ पर टेम्परेचर्स बढ़ता जा रहा है। वेदर पैटर्न्स बिगड़ रहे हैं। पूरे प्लैनेट पर बड़े बड़े तूफान उठ रहे हैं और भयंकर सूखा पड़ रहा है। दुनिया भर में प्लांट्स के मरने से ऑक्सीजन लेवल्स तेजी से गिर रहे हैं। आज से लगभग 1 बिलियन ईयर के बाद अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ का दौर आखिरकार खत्म होने की कगार पर होगा। अर्थ अंत में वीनस और मार्स की तरह हो जाएगी, जहां ज्यादातर CO2 होगी। एटमॉस्फेयर में इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा, और ये गर्म अवन जैसे प्लेनेट की स्टेट में ही रहेगी जब तक कि आखिरकार सन अपना हाइड्रोजन खत्म करके एक अलग फेज में नहीं चला जाता, जिसे हम रेड जायंट कहते हैं। जैसा अपनी गैलेक्सी और यूनिवर्स में बाकी स्टार्स के साथ होता है, हमारा सन भी लगातार गर्म होता रहेगा। और उस पॉइंट पर ये इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे कि अर्थ को लगभग पूरी तरह से निगल लेगा, और उस पॉइंट पर प्लैनेट्स अपने एटमॉस्फेयर्स खो देंगे और बस अंतरिक्ष में बह जाएंगे। अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म करते ही सन का आउटर एज फैलने लगता है, क्योंकि हमारा स्टार अपने रेड जायंट फेज में एंटर करता है और स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर तक फैल जाता है। मर्क्यूरी इसका सबसे पहला शिकार होता है। फिर वीनस का भी अंत तय हो जाता है।
कुछ मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि अर्थ शायद अपने पड़ोसियों के इस आग वाले अंजाम से बच जाए और मरते हुए स्टार के किनारे के ठीक बाहर मार्स के साथ टिकी रहे। लेकिन 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का वो लंबा दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनमें से एक पर जो लाइफ पनपी थी वो एक धुंधली याद के सिवा कुछ नहीं रहेगी। बेचारा यूरेनस, सच कहा जाए तो इसके क्लाउड्स काफी बोरिंग है, इसलिए कैमरा से देखने जैसा कुछ नहीं है। जब वॉयजर इस प्लैनेट के पास से गुजरा तो देखने के लिए कुछ खास नहीं था। वॉयजर के सेंसर्स बताते हैं कि यूरेनस इतना फीचरलेस क्यों है। यहाँ का तापमान सोलर सिस्टम के किसी भी वर्ल्ड के मुकाबले सबसे कम है। यहाँ जुपिटर और सैटर्न पर दिखने वाले स्टॉर्म्स पैदा करने के लिए पर्याप्त हीट ही नहीं है। यूरेनस एकदम नई क्लास का प्लैनेट है, एक आइस जायंट। और अभी और भी सरप्राइजेस आने बाकी थे। यूरेनस के तो रिंग्स हैं। टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से हमें पहले से पता था कि यूरेनस के पास रिंग्स हैं, पर हम नहीं जानते थे उसका कॉन्फ़िगरेशन या शेप। वॉयजर ने रिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करना शुरू किया और शैडो में कुछ अजीब देखा। दो मून्स, सबसे चमकीले रिंग के इनर एज पर कॉर्डेलिया और आउटर एज पर ओफिलिया, जो सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। रिंग्स के अंदर मौजूद पार्टिकल्स अंदर या बाहर की तरफ मूव हो सकते हैं। इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को शेफर्ड मून्स कहा जाता है, जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स खुद रिंग्स को शेप और स्कल्प्ट कर सकती हैं। लेकिन इन मून्स के ऑर्बिट और खुद रिंग्स का ओरिएंटेशन ही वो चीज है जो यूरेनस को सभी वर्ल्ड्स में सबसे अजीब बनाता है। यूरेनस बहुत ही बिजार दिखता है। रिंग्स टेलीस्कोप से आमतौर से दिखने की बजाय असल में प्लैनेट के ऊपर से ऑर्बिट कर रहे हैं। ये पूरी चीज एक घूमते हुए टॉप की तरह झुकी हुई है। ये बिजार ओरिएंटेशन इसके एक अनयूजुअल पास्ट की तरफ इशारा करता है। शुरुआत से ही सोलर सिस्टम में सब कुछ एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। इसकी शुरुआत एक मटेरियल के विशाल क्लाउड से होती है जो यंग सन को ऑर्बिट करता है। टाइम के साथ वो मटेरियल आपस में जुड़ने लगता है, जिससे हर एक प्लैनेट बनता है। आज वो सब सन को ऑर्बिट करते हैं और अपनी एक्सिस पर उसी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, बिल्कुल उस प्राइमोर्डियल क्लाउड की तरह। सिवाय वीनस और यूरेनस के, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं।
लेकिन यूरेनस और भी स्ट्रेंजर है, क्योंकि ये पूरा प्लैनेट ही अपनी साइड पर झुका हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रेंज सिस्टम था। यूरेनस अपनी साइड पर इतना क्यों झुका है? अगर अर्थ के साइज का कोई ऑब्जेक्ट यूरेनस की फॉर्मेशन हिस्ट्री के आखिरी दौर में उससे टकराया होगा, तो उसमें इतना मोमेंटम रहा होगा कि वो पूरी तरह से इसको साइड में गिरा दे। और इस कोलिजन से शायद यूरेनस की एक और मिस्ट्री सुलझ जाए कि ये प्लैनेट इतना ठंडा क्यों है। उस इम्पैक्ट ने शायद इस प्लैनेट की सारी इंटरनल एनर्जी खत्म कर दी जो इसके बनते वक्त इसमें मौजूद थी, और इसे एकदम बेजान और सुस्त वर्ल्ड बना दिया। इस छोटे से एनकाउंटर में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन वॉयेजर की सबसे अजीब डिस्कवरीज अभी सामने आनी बाकी थी। वेदर कहां से पावर लेता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सोलर सिस्टम में कहां मौजूद हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ का वेदर मुख्य रूप से एक ही चीज से चलता है, और वो है सन। सन की एनर्जी एटमॉस्फेयर के पार होकर नीचे आती है और सरफेस से टकराती है, जिससे अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है। अर्थ पर सन से आने वाली सारी एनर्जी इसके सरफेस को गर्म करती है। इससे थर्मल्स बनते हैं जो फिर उन एटमॉस्फेरिक फ्लोस को चलाते हैं जिन्हें हम देखते हैं। लेकिन सैटर्न जैसी जगह पर गर्म होने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है। तो जब आप इन जायंट प्लैनेट्स के वेदर सिस्टम को अर्थ से कंपेयर करते हैं तो आपको पुराने सारे रूल्स भूलने पड़ते हैं। सन अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा कंट्रोलर है, लेकिन सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों में जहां सैटर्न मौजूद है, सनलाइट 100 गुना कमजोर होती है। इसका मतलब है कि कोई और हीट सोर्स जरूर सैटर्न के इस हैरान करने वाले वेदर को चला रहा है। जब कैसिनी ने सैटर्न के क्लाउड टॉप्स को स्टडी किया तो वो इसके नीचे छिपे इस बेहद अजीब वर्ल्ड के बारे में और उस एनर्जी सोर्स के बारे में बहुत कुछ समझ पाया जो इस प्लेनेट को पावर देता है। सैटर्न पर हमारे कई साइंटिफिक गोल्स थे। इनमें से मेन गोल था सैटर्न के एटमॉस्फेयर की मीटियोरोलॉजी समझना और ये जानना कि विंड्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है वगैरह जैसी चीजें। और अब हमने इस बात को पक्का कर लिया है कि सैटर्न पर मौजूद एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स को असल में नीचे से एनर्जी मिलती है, सैटर्न के एक इंटरनल हीट सोर्स से। वो सनलाइट से नहीं चलता है जैसा कि हमारी अर्थ पर होता है। प्लेनेट की गहराई में देखने पर एक ऐसा हीट सोर्स दिखता है जो पानी के विशाल क्लाउड्स के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर से बनता है। कैसिनी ने अर्थ पर कड़कने वाली बिजली से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर लाइटनिंग रिकॉर्ड की। ये लाइटनिंग मीथेन गैस को सूट के एक बहुत बड़े क्लाउड में बदल देती है। तो 8,000 किलोमीटर की गहराई में एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे सबसे गहरे ओशन के बॉटम से भी 80 गुना ज्यादा होता है, और ये प्रेशर इतना है कि इस ग्रेफाइट रेन को डायमंड्स में बदल दे। लेकिन ये डायमंड्स भी
सैटर्न के प्रेशर की वजह से शायद टूट जाते हैं और धीरे धीरे पिघल जाते हैं। तीस 30,000 किलोमीटर नीचे सैटर्न का असली हीट सोर्स सामने आता है। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एटमॉस्फेयर एक लिक्विड मेटल की तरह बिहेव करता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इस स्टेट में मोल्टन हीलियम बारिश की तरह गिरता है और जैसे ही ये आसपास के मटेरियल के साथ घुलता है तो बहुत ही ज्यादा हीट के रूप में काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है और यही वो जबरदस्त हीट सोर्स है जो सैटर्न के वेदर को चलाने में मदद करता है। उन कंडीशंस को ढूंढने के लिए जहां लाइफ शुरू हो सकती थी, नासा के मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर को यानी MRO को भेजा गया था। MRO ने बाकी सभी मार्स मिशंस को मिलाकर भी और ज्यादा डेटा भेजा है। इसके अंदर 3 कैमरास लगे हैं। पहला है मर्सी वेदर कैमरा। ये होराइजन से होराइजन तक नजर रखता है, तो ये हर दिन प्लैनेट का एक मैप बनाता है जिससे आप मार्स पर रोजाना एक ग्लोबल वेदर मैप देख सकते हैं। दूसरा कैमरा है कॉन्टेक्स्ट कैमरा। ये देता है हाई रेजोल्यूशन और इसने 99% हिस्सा कवर किया है। MRO ने 60,000 से भी ज्यादा ऑर्बिट्स पूरे किए हैं। इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरास मार्स को एक ऐसी डिटेल में दिखा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसने पोलर एवलांचेस, खिसकते हुए सैंड ड्यून्स और सीजनल सैंड फ्लोज या यहां तक कि लिक्विड मेल्ट वाटर जैसी चीजें भी खोजी हैं। फिर 2017 में MRO ने रेड प्लैनेट के सबसे पुराने फीचर्स में से एक एरिडानिया बेसिन की तरफ देखा, जिसे एक बहुत पुराना सी माना जाता है। एरिडानिया बेसिन मार्स के कुछ सबसे पुराने क्रस्ट में से मौजूद एक बहुत बड़ा बेसिन है। ये लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले बना और इसमें अर्थ की ग्रेट लेक्स से 10 गुना ज्यादा पानी है, या पृथ्वी के कैस्पियन सी से 3 गुना ज्यादा। और इसी पुरानी सी बेड पर MRO को कुछ हैरान करने वाला दिखा। MRO ने 400 मीटर मोटा एक बहुत बड़ा डिपॉजिट देखा जो ऐसे मिनरल से बना था जो डीप सी हाइड्रोथर्मल एनवायरनमेंट्स में मिलता है, शायद जैसा अंडर सी वेंट्स में होता है। मार्स पर लाइफ के लिए न सिर्फ अर्थ जैसे ही इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, बल्कि इसे शुरू करने के लिए एक एक्टिव एनवायरनमेंट भी था। ये बेसिन लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा सी हुआ करता था और ये वही टाइम है जब अर्थ पर पहली बार लाइफ शुरू हुई। ये शायद एक ऐसी जगह रही होगी जहाँ लाइफ मौजूद हो सकती थी, क्योंकि उस सी के नीचे मौजूद उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने लाइफ के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट बनाया था। दोनों प्लैनेट्स की हिस्ट्री में शुरुआती कंडीशंस इतनी सिमिलर लगती हैं कि ये सोचना एकदम सही लगता है कि इस वजह से आगे चलकर लाइफ की शुरुआत हो सकती थी। माना जाता है कि एरिडानिया बेसिन जैसी जगहों पर लाइफ को सपोर्ट करने वाली ये कंडीशंस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक मौजूद रहीं। लेकिन फिर
3.7 बिलियन ईयर्स पहले कुछ ऐसा होता है जो मार्स पर लाइफ की उम्मीदों को हमेशा के लिए बदल देता है। मार्स के क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्लाइमेट ठंडा हो गया। वहाँ जो भी लिक्विड वाटर था वो या तो जमीन के अंदर जाकर जम गया या सरफेस पर ही जम गया। इसका ज्यादातर पानी अंत में पोल्स की तरफ चला गया, जहाँ ये उन बड़ी और मोटी आइस कैप्स को बनाता है जिन्हें हम आज देखते हैं। उसी टाइम जैसे ही टेम्परेचर तेजी से गिरता है, मार्स वोल्केनिकली और एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत भयंकर फ्लडिंग होती है। पानी सदर्न हाईलैंड्स से तेजी से नीचे बहता है, यहां तक कि एकोस्काज़्मा नाम की एक जगह पर यह 4 किलोमीटर ऊंची क्लिफ्स से नीचे गिरता है, जिससे एक विशाल वाटरफॉल बनता है जैसा सोलर सिस्टम ने पहले कभी नहीं देखा। ये एक शानदार कैनियन में गिरता है जो 10 किलोमीटर चौड़ा और 100 किलोमीटर तक लंबा है। एक बार फ्लड्स खत्म हो जाने पर पानी गायब हो जाता है। इसके वजूद का इकलौता सबूत हमेशा के लिए प्लैनेट के सरफेस पर छप जाता है। नेपच्यून एक आइस जायंट है जिसका मास अर्थ से 17 गुना ज्यादा है। यह सन से यूरेनस के मुकाबले 1.5 बिलियन किलोमीटर ज्यादा दूर है। नेपच्यून लगभग पूरी तरह से केमिकली आइडेंटिकल है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नेपच्यून को देखकर एक तरह की राहत मिली, क्योंकि ये फीचरलेस नहीं था। आप जानते हैं, ऐसा लगा जैसे शुक्र है एक प्लेनेट जिस पर क्लाउड और फीचर्स मौजूद हैं। नेपच्यून ने सच में काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी। इस पर घूमते हुए क्लाउड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। 1500 माइल्स पर आवर की रफ्तार वाली विंड्स इतनी तेज है कि ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे तेज विंड्स हैं। वॉयजर ने जो चीजें डिस्कवर की उनमें से एक था एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा डार्क वोर्टेक्स, एक विशाल घूमता हुआ डार्क स्पॉट। हम कहते हैं कि ये एक जाइंट स्टॉर्म है, लेकिन सिर्फ इतने शब्द इसके लिए काफी नहीं है। हम एक ऐसे स्टॉर्म की बात करें जिसका साइज प्लैनेट अर्थ के बराबर या उससे भी बड़ा है। और सरप्राइजेस यही नहीं रुकते। भले ही ये सन से इतना दूर है, वॉयजर डिस्कवर करता है कि नेपच्यून यूरेनस से ज्यादा गर्म है। और इस हीट का सोर्स इस अजीब प्लैनेट की एक और हैरान करने वाली बात है। असल में जब हम इन बेहद ठंडे रीजन्स में इस डायनामिक एक्टिविटी को देखते हैं तो हम सच में ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। एक थियरी ये है कि क्लाउड की मोटी लेयर्स के नीचे बढ़ने वाला प्रेशर कार्बन और मीथेन को डायमंड्स की रेन में बदल देता है। फिर वो प्लैनेट के इंटीरियर में गिरते हुए पिघल जाते हैं।
जिससे ये एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है। और जैसे ही ये हीट बाहर निकलकर स्पेस की जमने वाली ठंड में पहुंचती है, ये पूरे एटमॉस्फेयर को मथ देती है, जिससे पूरे ग्लोब पर हवाएं तेज हो जाती हैं। यहाँ कोई माउंटेन रेंजेस नहीं हैं, ना ही वैलीज और ना ही कोई कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज जो इस परफेक्ट फ्लूइड डायनामिकल फ्लो के रास्ते में आ सके। इसका मतलब ये है कि जब एक वेदर पैटर्न शुरू होता है, जब एक वोर्टेक्स घूमना शुरू करता है या कोई प्लूम ऊपर उठता है, तो उसके रास्ते में आने के लिए बहुत कम रुकावटें होती हैं। इसलिए जो विंड्स बनती हैं और आगे बढ़ती हैं, वो बस गोल गोल घूमती रहती हैं। उन्हें धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं। और यहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड एटमॉस्फेयर को कम चिपचिपा बना देती है। जिससे सुपरसोनिक विंड्स पैदा होती हैं, जो जुपिटर या सैटर्न पर दिखने वाली किसी भी चीज से ज्यादा तेज होती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है मर्क्यूरी। ये रॉकी प्लैनेट्स में सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, क्योंकि सन के इतने करीब मौजूद प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंचना बहुत मुश्किल है। 5, 4, 3 मेन इंजन स्टार्ट, 2, 1 और 0। और ये लिफ्ट ऑफ हुआ नासा के मैसेंजर मिशन का मर्क्यूरी की तरफ, जो हमारे इनर सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। अब ये साउंड बैरियर को पार कर रहा है। मर्क्यूरी के लिए सीधा रूट लेना सही नहीं होगा। स्पेसक्राफ्ट इतनी हाई वेलोसिटी से पहुंचेगा कि उसे खुद को काफी धीमा करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी फ्यूल ले जाने की जरूरत पड़ेगी। हमें अभी स्पेसक्राफ्ट का सेपरेशन मिला है, सॉलिड जेटिसन। इसीलिए मैसेंजर अपनी स्पीड को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाकर कंट्रोल करता है। वो खुद को धीमा करने के लिए उनकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद मैसेंजर मर्क्यूरी के पास इतनी तेजी से पहुंचता है कि उसे मजबूरन प्लैनेट के पास से 3 बार उड़ना पड़ता है। वो हर पास पर धीमा होता है। जब तक कि करीब 7 साल के शानदार नेविगेशन के बाद वो सुरक्षित रूप से ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता। आखिरकार वो अपना मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। मर्क्यूरी के सरफेस की मैपिंग। मर्क्यूरी के ऑर्बिट से मिली वो पहली इमेज सच में बहुत ही अमेजिंग थी। जब वो आखिरकार सामने आई तो एकदम परफेक्ट लगी, जैसे कि हमें उम्मीद थी। मेरे लिए वो असली पल थे जब एहसास हुआ कि हम सच में ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं और सब कुछ ठीक है। इस शानदार सफर ने इस बारे में एक बिल्कुल नया आइडिया दिया है कि मर्क्यूरी कैसे बना होगा। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा क्रेटर वाला प्लैनेट है, जिस पर कई ऐसे फीचर्स हैं जो हैरान करते हैं और इनके एक वायलेंट पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। मर्क्यूरी का एक बहुत ही अनयूजुअल ऑर्बिट है। अगर आप प्लैनेट के सरफेस पे खड़े हो तो एक मर्क्यूरी सोलर डे पूरा करने के लिए आपको सन के 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक और हाईली अनयूजुअल चीज है प्लैनेट का बहुत ज्यादा बड़ा कोर।
मर्क्यूरी मूल रूप से मेटल की एक बहुत बड़ी बॉल है जो थोड़ी सी रॉक से घिरी हुई है। आखिर एक ऐसा प्लेनेट कैसे बन सकता है जिसके अंदर इतना मेटल हो और सरफेस पर लगभग कुछ ना हो? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? ये ऐसा क्यों है जबकि बाकी प्लैनेट्स ऐसे नहीं हैं? इन स्ट्रेंज फीचर्स को समझने का एक क्लू मर्क्यूरी की केमिस्ट्री में मिला। ऑर्बिट में पहुंचने के बहुत जल्द बाद हमें सरफेस से केमिकल डेटा वापस मिलने लगा और हमें तुरंत ही कुछ सरप्राइजेस मिले। उस छोटे प्रोब ने वोलेटाइल केमिस्ट्री एलिमेंट्स की ऐसी कॉन्सेंट्रेशंस पकड़ी जो किसी ने सोची भी नहीं थी कि सन के इतने करीब मुमकिन हो सकती हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो रॉक्स में जाते हैं लेकिन जो काफी लो टेम्परेचर्स पर ही वेपोरेट हो जाते हैं, और इसने हमें तुरंत बता दिया कि मर्क्यूरी कैसे फॉर्म हुआ। इस बारे में कुछ पुराने आइडियाज सही नहीं हो सकते। मैसेंजर ने मर्क्यूरी के बारे में जो डिस्कवर किया वो सोलर सिस्टम की कहानी में एक नया ट्विस्ट ला सकता है। अपने फॉर्मेशन के कुछ मिलियन ईयर्स बाद ही यंग मर्क्यूरी अपनी खतरनाक पैदाइश की हीट से उबल रहा है। धीरे धीरे एक क्रस्ट बनी जो वोलेटाइल एलिमेंट्स से भरपूर थी। अगर ये सन के करीब होता तो ये एलिमेंट्स रॉक के हार्ड होने से पहले ही इवापोरेट हो गए होते। तो इस बात को कैसे समझाया जा सकता है कि ये आज मर्क्यूरी पर इतनी भारी मात्रा में मौजूद क्यों हैं? आज प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स और उनकी करंट लोकेशन सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के दौरान बदल गई हैं। तो चीजें आज जहाँ है जरूरी नहीं वहीं तैयार हुई थी, वे अलग अलग लोकेशन से मूव होकर वहाँ पहुँच गई हैं। एक मुमकिन चीज ये है कि मर्क्यूरी वहां फॉर्म नहीं हुआ जहां वो आज है। ये बाकी प्लैनेट्स के बहुत करीब फॉर्म हुआ था, शायद वीनस या अर्थ के बाहर या उनके बीच में कहीं। अगर मर्क्यूरी अर्थ के करीब बना होता और सन से एक ज्यादा कंफर्टेबल डिस्टेंस पर टिका रहता तो इसकी डेंसिटी बहुत अलग हो सकती थी। लेकिन ऐसा होना नहीं था। तो किस चीज ने इसे उस अजीब सन से झुलसे हुए वर्ल्ड में बदल दिया जो हम आज देखते हैं? हम पूरी कहानी नहीं जानते। हमारे पास अभी है थियरीज और जैसे ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सब कुछ फिट करने की कोशिश करते हैं। मैसेंजर के सबूत मर्क्यूरी की सरफेस पर मौजूद वोलेटाइल्स और इसके कोर का अनयूजुअल साइज एक दिलचस्प नई थियरी की तरफ इशारा करते हैं। मुमकिन है कि मर्क्यूरी की शुरुआत सन से लगभग 160 मिलियन किलोमीटर ज्यादा दूरी पर हुई हो जहां ये आज है। स्पेस के उस हिस्से में जहां यंग अर्थ भी बन रही थी। एक ऐसा हिस्सा जहां बहुत सारे प्लैनेटरी एम्ब्रियोज अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे थे। इस कैओस में यह मुमकिन है कि किसी बड़ी चीज ने मर्क्यूरी को उसके ऑर्बिट से धकेलकर सन की तरफ भेज दिया हो। मर्क्यूरी एक और प्लैनेटरी एम्ब्रियो से टकराकर गुजरता है।
ये तिरछी टक्कर इसके ज्यादातर क्रस्ट और मेंटल को उड़ा देती है। अब ये एक मेटालिक प्लैनेटरी कोर से ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मर्क्यूरी सन की तरफ बढ़ता रहता है और आखिर में उस अजीब इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ जाता है जो हम आज देखते हैं। मैसेंजर मिशन को मर्क्यूरी पर भेजने से पहले मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत सिंपलिस्टिक आइडिया था कि ये कैसे होने वाला है, और मर्क्यूरी एक कॉम्प्लेक्स जगह निकली जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। लेकिन जाहिर है हर चीज का एक अंत होना ही होता है, और एक बार जब हमारा फ्यूल खत्म हो गया तो हम खुद को मर्क्यूरी पर क्रैश होने से बचाने के लिए अपने इंजन्स नहीं जला सकते थे, और सीक्वेंसर्स अपना काम शुरू करते हैं। 4 साल की ऑब्जर्वेशंस के बाद मैसेंजर का फ्यूल आखिर खत्म हो ही जाता है। और स्पेसक्राफ्ट इस छोटे से वर्ल्ड पर एक और क्रेटर बना देता है, जहां लाइफ की कोई भी उम्मीद तभी जलकर खाक हो गई थी जब इसे सन के इतना ज्यादा करीब फेंक दिया गया था। सन का आउटर कोरोना झुलसा देने वाले 1 मिलियन डिग्रीज पर जलता है, जिससे चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक बौछार निकलती है जो लगभग 4000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। द सोलर विंड। यह हमला हमारे एटमॉस्फेयर को उड़ा देता अगर हमें बचाने वाली वो पावरफुल फोर्स मौजूद नहीं होती, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। सोलर विंड उन चार्ज पार्टिकल्स की वो धारा है जो सन से बाहर आती है और अर्थ पर जिनके पास एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। जब वो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के करीब आना शुरू करते हैं तो वो सब मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराकर अर्थ के चारों ओर मुड़ जाते हैं। ये बचाव सोलर विंड और बाकी आयनाइजिंग रेडिएशन को सरफेस से दूर रखता है। तो अर्थ पर जहां हमारे पास इतना शानदार मैग्नेटिक फील्ड है, हम इस खोल के अंदर बड़े आराम से महफूज हैं, सारी रेडिएशन से बचे हुए हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सच में अर्थ के एटमॉस्फेयर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल बना लेता है। और जब सन होराइजन के नीचे जाता है तो कुछ ऐसे पल होते हैं जब अर्थ का ये प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड दिखाई देता है। ऑरोरा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है। यह सबसे अच्छा पोल्स पर दिखता है, लेकिन यह पूरी अर्थ पर, हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे प्लेनेट पर मौजूद हर लाइफ की हिफाजत कर रहा है। जान बचाने वाली ये प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत गहराई में बनती है। किसी प्लैनेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तब बनता है जब किसी ऐसे फ्लूइड में कनेक्टिव मोशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो, और अर्थ में वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड है लिक्विड आयरन, और अर्थ के कोर का मोल्टन हिस्सा वो जगह है जहां ये मोशन होते हैं और ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। अर्थ की तरह ही मार्स पर भी कभी एक मोल्टन मेटालिक कोर हुआ करता था जो प्लेनेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। ऑरोराज मार्स के पोल्स पर नाचते थे और इसके नीचे मौजूद इसके एटमॉस्फेयर और सीज की हिफाजत करते थे। लेकिन यह फील्ड टिक नहीं पाया।
मार्स की सबसे पुरानी रॉक्स में आप एक कभी पावरफुल रहे मैग्नेटिक फील्ड के सबूत देख सकते हैं, पर जब आप नई रॉक्स की तरफ जाते हैं, वो रॉक्स जो 3 बिलियन, 2 बिलियन या 1 बिलियन ईयर्स पुरानी हैं, उनमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई सबूत नहीं मिलता और आज मार्स पर कोई इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके बनने के 500 बिलियन ईयर के बाद मार्स का मैग्नेटिक फील्ड मर जाता है। इसके पोल्स के ऊपर दिखने वाले चमकदार ऑरोराज धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि प्लैनेट को बचाने वाली शील्ड हमेशा के लिए बंद हो जाती है। एक बार ये रुक जाता है तो फिर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के सारे कंपोनेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिनसे पानी बनता है वो उड़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो शील्ड, वो मैग्नेटिक शील्ड अब नहीं है। तो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स सन और आउटर स्पेस से आते हैं वो पानी बनाने वाले उन कंपोनेंट्स को उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसे बचाने के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड ना होने से मार्स का एटमॉस्फेयर और फिर इसका पानी स्पेस में उड़ जाता है। सवाल ये उठता है कि मार्स ने अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों खो दी? इसके सरफेस के बहुत नीचे ऐसा क्या हुआ जिसने मार्स को अर्थ की तरह डेवलप होने से रोक दिया? इसका जवाब मार्स की कहानी की शुरुआत में इसकी पैदाइश में छिपा है। $4.6 बिलियन ईयर्स पहले जब प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमने वाले डस्ट क्लाउड से बन रहे थे, तो मार्स और अर्थ के बीच के शुरुआती डिफरेंसेस ने इन यंग प्लैनेट्स को बहुत ही अलग रास्तों पर डाल दिया। मार्स सन से बहुत दूर बनता है, जहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक प्लैनेट बनाने के लिए काफी कम रॉकी मटेरियल होता है। मार्स अलग है क्योंकि ये सिर्फ दूर ही नहीं है, बल्कि असल में ये बहुत छोटा है। अगर कोई प्लैनेट बहुत छोटा रह जाता है तो वो पूरी तरह से जम जाता है। मार्स का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का सिर्फ आधा है, जिसका मतलब यह है कि इसका कोर बहुत तेजी से ठंडा हो गया और इसीलिए इसने वो हीट खो दी जो उस डायनामो को चलाती थी जिससे इसकी प्रोटेक्टिव शील्ड बनती थी। मार्स के छोटे साइज ने इस प्लैनेट को मरने के लिए छोड़ दिया। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सैटर्न का एक एक्स्ट्रा मून हुआ करता था। शायद 400 किलोमीटर चौड़ा और जो लगभग पूरी तरह से आइस से बना था। लेकिन इस मून का अंत तय है। ये इतना करीब ऑर्बिट कर रहा है कि सैटर्न की ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत से बच नहीं सकता। रिंग शायद ऐसे ऑब्जेक्ट से बने जो सैटर्न के बहुत करीब आ गया था। सैटर्न के चारों ओर की अदृश्य बाउंड्री को कहते हैं रोश लिमिट। वो इस पर निर्भर है कि आप किससे बने हैं। जहां सैटर्न की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो आपको तोड़ देगी, ये दूसरी तरफ की ग्रेविटी के मुकाबले इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको पूरी तरह से चीर कर रख देगी। आपके पास इतनी ग्रेविटी ही नहीं होगी कि आप जुड़े रहें। एक लीडिंग थियरी ये कहती है कि सैटर्न के एटमॉस्फेयर के ठीक बाहर एक आइस मून इसके करीब आता है या यहां तक कि इसकी रोश लिमिट के अंदर आ जाता है।
चूंकि सैटर्न की जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींचकर तोड़ती है, तो मून फटना शुरू हो जाता है। बहुत ही भयंकर तरीके से। एक ऐसा वर्ल्ड जो एक जायंट के पास होने की वजह से टुकड़ों में टूट गया। सत्रह 17,000 ट्रिलियन टन्स तक की आइस सैटर्न के चारों ओर ऑर्बिट में टूट जाती है। और जिस स्पीड से ये मटेरियल ट्रेवल कर रहा है, उसकी बदौलत ये मुमकिन है कि कुछ ही दिनों में ये फैलकर इस विशाल हिस्से को घेर ले। जायंट सैटर्न की आइकॉनिक रिंग अब पूरी तरह बन चुकी है। लेकिन जैसे ही कैसिनी अपने इंस्ट्रूमेंट्स इसकी तरफ घुमाता है, तो वो एक सिंगल रिंग को बदलते हुए देखता है। जो इमेजेस हमें मिली सच में कमाल थी। उनका रेजोल्यूशन हमारे पुरानी इमेजेस से शायद 20 गुना ज्यादा बेहतर था। कैसिनी ने दिखाया कि सैटर्न की जायंट रिंग्स कैसे इवॉल्व हुई हैं। ये डेब्री अब एक ऐसी डिस्क बनाता है जो जुपिटर से भी चौड़ी है, लेकिन औसतन सिर्फ 10 मीटर मोटी है। इसके अंदर मून के साइज वाले आइस के टुकड़े इस स्ट्रक्चर का ऑर्बिट करते हैं, जो बीच में बड़े बड़े वॉइड्स बनाते हैं और एक सिंगल रिंग को कई रिंग्स में बांट देते हैं। लेकिन जब कैसिनी सन के ठीक इक्वेटर के ऊपर होने पर इमेजेस लेता है, तो रिंग्स का सबसे हैरान करने वाला फीचर सामने आता है। हमें पता था कि ये हमारे लिए थर्ड डिमेंशन की जांच करने का सही समय है। ऐसी चीज जो आपको तब पता नहीं चलती जब आप सैटर्न रिंग्स के सिर्फ पिक्चर्स देखते हैं, और हमने जो देखा वो चौंकाने वाला था। शुरुआत में ही हमने वर्टिकल स्ट्रक्चर्स देखे। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसे देखकर हम कितने हैरान थे। ये नज़ारा बस ऐसा था जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मैं बस कल्पना करती हूँ कि एक शटल क्राफ्ट में रिंग के साथ साथ उड़ रही हूँ, बिल्कुल रिंग के करीब। तो मेरे नज़रिए से ये लगभग ऐसा होता जैसे चमकते हुए डेब्रीज की एक इन्फिनिट शीट हो, और मैं बस उड़ती जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ और उड़ती जा रही हूँ। और अचानक से मेरे सामने रबल की एक दीवार आ जाती है जो 2 माइल्स ऊंची है। मेरा मतलब है, क्या ये कमाल का है या नहीं? सच में, मैंने ये बार बार कहा है कि उन्हें इसे किसी मूवी में दिखाना चाहिए। रॉक और आइस का ये कभी छोटा सा वर्ल्ड, जिसने इतने ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, आज सोलर सिस्टम का सबसे नायाब ज्वेल है। ऑर्बिट में 1 डेकेड से ज्यादा समय बिताने के बाद कैसिनी ने सैटर्न को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए गहरा कर दिया है।
लेकिन इसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे यंग जुपिटर सन का चक्कर लगाता है, ये उस गैस क्लाउड के बीच से एक रास्ता साफ करता है जो शुरुआती सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से कुछ ऐसा होता है जो काफी अलार्मिंग है। जुपिटर अंदर की तरफ स्पाइरल कर देना शुरू कर देता है, स्पेस के उस हिस्से को चीरते हुए जो आगे चलकर एस्टेरॉयड बेल्ट बनाने वाला था। जब यंग जुपिटर उस प्राइमोडियल एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरता है तो चीज़ें चारों तरफ बिखर जाती हैं, चीज़ें ग्रेविटेशनली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इस सब ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के नतीजे के तौर पर वहाँ मौजूद ओरिजिनल मास का 99% से ज़्यादा हिस्सा अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। टाइम के साथ जायंट प्लैनेट्स के मूव होने से एस्ट्रॉयड बेल्ट पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुकी है और इसकी वजह से एस्ट्रॉयड बेल्ट का मटेरियल उछलकर आउटर सोलर सिस्टम में चला गया है। सीरीज जैसे ये प्रोटोप्लैनेटरी कोर्स कभी भी पूरी तरह से प्लैनेट्स नहीं बन पाए क्योंकि उनके आसपास के ऑर्बिटल नेबरहुड में पर्याप्त मटेरियल ही नहीं था। जब जुपिटर उस प्राइमोर्डियल एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरा तो उसने सीरीज को मटेरियल के लिए तरसा दिया, जिससे उसकी ग्रोथ रुक गई और इस ड्वार्फ प्लैनेट को एक ठंडे बंजर रॉक के रूप में अपनी पूरी लाइफ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन सीरीज हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता वर्ल्ड नहीं है जिसका डेवलपमेंट बीच में ही रुक गया था। मार्स का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होना था और वो भी जुपिटर के हाथों। उस हिस्से में तबाही मचाने के बाद जो आगे चलकर एस्टेरॉयड बेल्ट बनने वाला था, जुपिटर स्पेस के उस हिस्से में एंटर करता है जहां मार्स बन रहा है। सन की तरफ स्पाइरल होते हुए अपने सफर को जारी रखते हुए। जैसे ही जुपिटर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ता है, इसकी जबरदस्त ग्रेविटी मटेरियल को सभी डायरेक्शंस में बिखेर देती है। कुछ तेजी से सन की तरफ गिरने लगता है और कुछ बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में फेंक दिया जाता है। जुपिटर द्वारा इस हिस्से को ग्रेविटेशनली साफ कर देने की वजह से मार्स अर्थ के साइज के 10% से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाया। यही वजह है कि मार्स इतना छोटा है। और इनर सोलर सिस्टम से मटेरियल को साफ करके इस जायंट प्लैनेट ने शायद उन सुपर अर्थ्स को भी बनने से रोक दिया जिन्हें हम बाकी सिस्टम में देखते हैं। और अगर ये इसी तरह अंदर की तरफ बढ़ता रहता तो शायद हमारा प्लैनेट भी कभी बन नहीं पाता। लेकिन फिर जब ऐसा लगने लगता है कि जुपिटर सब कुछ साफ कर देगा तो ये जायंट प्लैनेट अपने रास्ते में रुक जाता है। क्योंकि आउटर सोलर सिस्टम के अंधेरे में एक और प्लैनेट बन रहा है, सोलर सिस्टम का दूसरा गैस जायंट। सैटर्न। और इसके आने से
सब कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे जुपिटर अंदर की तरफ बढ़ा, सैटर्न भी अंदर आया और जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंच गया। जब ऐसा हुआ तो ये दोनों एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में लॉक हो गए, जिसे मीन मोशन रेजोनेंस कहा जाता है। ये वो स्थिति है जहां प्लैनेट्स आपस में बहुत ही कोहेरेंट मैनर में ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करने लगते हैं और अब एक यूनिट की तरह लॉक होकर उन दोनों ने अपना माइग्रेशन कोर्स पलट दिया और वापस पीछे की तरफ बढ़ने लगे। सैटर्न की वजह से जुपिटर पीछे हटता है और अपने पीछे बस इतना मटेरियल छोड़ जाता है जिससे इनर प्लैनेट्स बन सकें। मर्क्यूरी, वीनस, और हमारा घर। अर्थ बिल्कुल सही लोकेशन पर है, जो लाइफ को डेवलप होने के लिए सही इन्वायरमेंट देती है। और अगर जुपिटर थोड़ा और मूव कर गया होता तो कौन जानता है, शायद लाइफ सोलर सिस्टम में कभी डेवलप ही नहीं होती जैसे हम उसे आज जानते हैं। और जैसे जैसे सोलर सिस्टम में इसका ये सफर खत्म होने को आता है, जुपिटर हमारे लिविंग वर्ल्ड को इसका सबसे प्रेशियस इंग्रेडिएंट देता है। आज हमारे प्लेनेट का 2/3 सरफेस ओशन से ढका हुआ है। 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर से भी ज्यादा पानी, जिसकी हर एक बूंद लाइफ से भरी है। हमारे सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में एक बड़ा सवाल यह है कि इस प्लैनेट पर पानी आखिर कहां से आया। तो हमें लगता है कि लीनियर प्लैनेट्स कुदरती तौर पर बहुत सारे पानी के साथ फॉर्म नहीं हुए थे। पानी मुख्य रूप से आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद है, लेकिन अगर आखिर में जुपिटर और सैटर्न बाहर की तरफ मूव करते हैं तो वो अचानक इनर सोलर सिस्टम में ज्यादा पानी पहुंचा सकते हैं। सैटर्न के साथ एक ग्रेविटेशनल डांस में फंसा हुआ जुपिटर वापस एस्टेरॉयड बेल्ट से होते हुए गुजरता है, और जब वो ऐसा करता है तो पानी से भरा मटेरियल अंदर की तरफ उछाल दिया जाता है, जहां वो इन बनते हुए टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड्स में मिल जाता है। तो इन जायंट प्लैनेट्स की मूवमेंट ने असल में इनर सोलर सिस्टम तक पानी पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। एक तरह से एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच से जुपिटर का वो बाहर की तरफ वाला मोशन ही है जिसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने अर्थ के सरफेस तक पानी पहुंचाया। अगर जुपिटर का वो प्राइमोर्डियल डांस नहीं होता तो अर्थ एक बिल्कुल ही अलग प्लैनेट होता। लगभग 100 मिलियन ईयर्स पहले 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर निकल जाता है। जुपिटर की वजह से अपने ऑर्बिट से भटककर अब वो अर्थ के साथ एक कोलिजन कोर्स पर है। जब ये टकराता है तो इम्पैक्ट एक ऐसा फायर बॉल पैदा करता है जो इतना गर्म होता है कि 1000 किलोमीटर्स के रेडियस में मौजूद कोई भी चीज तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। ये इम्पैक्ट लगभग 300 बिलियन टन सल्फर को एटमॉस्फेयर में उछाल देता है। और इसके बाद आने वाले न्यूक्लियर विंटर के दौरान प्लांट और एनिमल की 75% स्पीशीज अर्थ के सरफेस से हमेशा के लिए मिट जाती है, जिनमें वो सबसे बड़े क्रिएचर्स भी शामिल हैं जो कभी इसके सरफेस पर चले थे।
डायनासोर्स को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेलकर जुपिटर ने हमारे लिए इस अर्थ को विरासत में पाने का रास्ता साफ कर दिया। और हालांकि ये अभी भी कभी-कभी एस्टेरॉयड को हमारी तरफ उछालता है, जुपिटर हमें बचाता भी है। सोलर सिस्टम के दूर दराज के हिस्सों से अर्थ की तरफ आने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए इस जायंट प्लैनेट की जबरदस्त ग्रेविटी एक शील्ड का काम करती है। लगभग 100 साल पहले रॉक और आइस का एक टुकड़ा जो 4 किलोमीटर तक चौड़ा है, इनर सोलर सिस्टम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जुपिटर उसके रास्ते में खड़ा है। 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन हो चुका है और ये एटलांटिस और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का लिफ्ट ऑफ है जो जुपिटर की तरफ जा रहा है। 70 साल बाद एक मिशन लॉन्च होता है जो ये देखेगा कि जुपिटर कितनी इफेक्टिव शील्ड बन सकता है। स्पेस शटल एटलांटिस पर मौजूद गैलीलियो ऑर्बिटर। गैलीलियो के लॉन्च होने के 3 साल बाद कॉमेट शूमेकर लेवी 9 को जुपिटर की ग्रेविटी ने पकड़ लिया है और अब इस जायंट प्लैनेट की जानलेवा पकड़ में फंसने के बाद टाइडल फोर्सेस इस कॉमेट को चीरना शुरू कर देती है। इनर सोलर सिस्टम में इसका सफर बीच में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो गैलीलियो साइंटिस्ट्स को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है और इसलिए हर कोई इसे ऑब्जर्व कर रहा था और उन्होंने 2 चीजें रियलाइज की। एक तो ये कि ये अभी अभी जुपिटर के बहुत पास से गुजरा था और शायद जुपिटर की टाइड्स ने इसे खींचकर तोड़ दिया था, और दूसरी बात ये थी कि ये 2 साल बाद जुपिटर से टकराने वाला था। ये डिस्कवरी कि एक कॉमेट जुपिटर से टकराने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, काफी एक्साइटिंग। इनर सोलर सिस्टम को पार करने के बाद गैलीलियो उस स्पॉट के करीब पहुंच रहा है जहां वो कॉमेट के आखिरी पलों को देखेगा। हमें पता था कि गैलीलियो उन फ्लैशेस को सीधा देख पाएगा। हमें पता था कि इम्पैक्ट्स नाइट साइड पर होने वाले हैं और गैलीलियो उन्हें देखने में कामयाब होगा। जुलाई 16 को गैलीलियो ने कॉमेट के पहले फ्रेगमेंट्स को जुपिटर के सदर्न हेमिस्फीयर में एंटर करते हुए देखा। 60 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उन फ्रैगमेंट्स ने एटमॉस्फेयर को सच में गर्म करके रेड हॉट कर दिया, लगभग सन के टेम्परेचर्स जितना। और वो टुकड़े प्लैनेट से एक के बाद एक टकराते गए। कॉमेट शूमेकर लीवी 9 के टुकड़े 6 दिनों तक जुपिटर से टकराते रहे। वो जुपिटर पर बड़ी फ्लैशेस की तरह लग रहे थे। इम्पैक्ट की पिक्चर्स सच में फैंटास्टिक थी। $240 मिलियन किलोमीटर्स दूर से कैप्चर की गई लाइट की ये छोटी छोटी पॉइंट्स इकलौता ऐसा मौका है जब किसी कॉमेट स्ट्राइक को अपनी आंखों से देखा गया हो। सबसे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट इसकी एनर्जी रिलीज करता है जो 6 मिलियन मेगाटन्स TNT के बराबर है और जो अपने पीछे एक विशाल डार्क क्लाउड छोड़ जाता है जो 12,000 किलोमीटर चौड़ा है। ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट में फंसाकर और टकराने पर उन्हें जलाकर
जुपिटर हमें उन बॉडीज से बचाता है जो वरना धरती से टकरा सकती थी।